त्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में स्वागत है। जैसे हम लोग पूर्व कक्षा से लेके वर्तमान तक लगभग सभी लग्न का विचार कर चुके हैं और कुंभ मीन 2 लग्न बचा हुआ है। 2 लग्न का चिंतन के साथ साथ हम लोग जो फलादेश के सिद्धांत है उस विषय में भी चर्चा करते हैं। और 15वां अध्याय फल दीपिका ग्रंथ के 15वां अध्याय के जो सिद्धांत है उस संदर्भ में चर्चा है, क्योंकि फलादेश के सिद्धांत सीखना हमारा मुख्य अभिप्राय है। उसमें पूर्व कक्षा में हम लोग एक श्लोक का चिंतन किए थे। भावाः सर्वे शुभपति युता वीक्षिता वा शुभेशी तत्तत भावाः सकल फलदाः पापदृग् योगहीनाः पापाः सर्वे भवनपतयश्चेदिहाहुस्तथैव हेटैः सर्वैः शुभफलमिदं नीच मूढ़ारिहीनैः। यहाँ नीच मूढ़ अरि, नीच मतलब नीचंगत होना, मूढ़ मतलब अस्तंगत होना और अरि मतलब शत्रु क्षेत्रस्थ हीना। कोई भी भाव का अधिपति का जब हम लोग भाव फलादेश करने जा रहे हैं, जो प्रश्न यजमान का वो प्राश्निक का जो प्रश्न होता है उसी के अनुरूप हम लोग फलादेश करते हैं। कोई कोई कर्म प्रश्न पूछते हैं, तो कोई कर्म प्रश्न पूछेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, कर्म का ही प्रश्न का उत्तर देंगे, है ना। जो प्रश्न उसी के अनुरूप हम लोगों को उत्तर देना है। तो कर्म प्रश्न में कर्म भावाधिपति व कर्म भाव का कारक, उन तीनों को देखना पड़ता है हम लोग। भावात भावपतिश्च कारकवशात तत्तत् फलम योजेत। आपको याद होगा कर्म भाव के कारक कौन से ग्रह होते हैं। मंद भानुज्ञ जीवा, श्लोक आप लोगों को याद होगा। मंद भानु ज्ञ जीव, शनि बुध सूर्य एवं बृहस्पति। मंद भानु ज्ञ जीव, ये 4 ग्रह कर्म भाव का कारक है। और लगभग आजकल की जो प्रश्न है, दाम्पत्य जीवन विवाह जनित प्रश्न होगा, नहीं तो कर्म संबंधित प्रश्न होगा, नहीं तो विद्या अध्ययन अध्यापन अध्ययन संबंधित प्रश्न, बहुत ये लगभग यही प्रश्न होता है। विवाह जनित व दाम्पत्य सुख जनित व दाम्पत्य विच्छेद, पति पत्नी में विच्छेद जनित, यही प्रश्न रहते हैं। तो जब हम लोग कर्म भाव का विचार कर रहे हैं, वहां कर्म स्थान को तो देखेंगे। कर्म भावाधिपति जो इस सिद्धांत के अनुसार भावाः सर्वे शुभपति युता वीक्षिता वा शुभेशै, उस नियम से जैसे कर्म भाव में शुभ ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह से कर्म भाव यदि दृष्ट हो तो निश्चित वहां क्या होगा ना, हम लोग कर्म जनित उत्तम फलादेश करते हैं। ये एक साधारण विषय है। जो भाव अपने स्वामी के सहित होता है, मतलब जैसे यहाँ कुंभ लग्न में चर्चा करें तो कुंभ लग्न का अधिपति शनि एवं कुंभ लग्न से दशम स्थान वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल। यहाँ इस कुंडली में हम लोग देख रहे हैं तो बृहस्पति शुभ ग्रह से दृष्ट है। तो बृहस्पति पूर्ण दृष्टि दे रहा है मंगल को, मंगल भी पूर्ण दृष्टि दे रहा है बृहस्पति को। बृहस्पति मंगल से परस्पर में मित्रता है। तो जैसे यहाँ फलादेश हम लोग कर रहे हैं, भावाः सर्वे शुभपति युता वीक्षिता वा शुभे से, उस नियम यहाँ लागू हो जाता है। एक तो दशम भाव शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो एवं दशमाधिपति शुभ ग्रहों से युत दृष्ट हो, वहां हम लोग क्या कहते हैं, कर्म जनित शुभ फलादेश करते हैं। लेकिन यहाँ जैसे 3 पॉइंट हम लोग बना लेते हैं, एक दशम भाव, दूसरा दशम भाव का अधिपति और तीसरा दशम भाव का कारक, जैसे गुरु शनि
सूर्य एवं बुध, ये दशम भाव का कारक। और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी भाव का जब विचार कर रहे हैं उससे दशम स्थान होता है, क्योंकि मैं पहले से भी कहा हूं, दशम संबंध किसी भी भाव का जब हम लोग फलादेश कर रहे हैं उससे दशम स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है उसका विचार हम लोग निश्चित रूप में करते हैं। जैसे यह कर्म भाव से दशम स्थान में बृहस्पति बैठा है, तो कर्म भाव की ऊपर संपूर्ण अधिकार किसका होगा? ना बृहस्पति का होगा। तो संपूर्ण अधिकार ग्रह बृहस्पति, एवं बृहस्पति दशमाधिपति को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और दशम स्थान के ऊपर, दशम भाव के ऊपर किसी भी ग्रह का पूर्ण दृष्टि नहीं है। शनि का पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, शनि का पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर, शनि का पूर्ण दृष्टि बुध के ऊपर व व्यय भाव के ऊपर, बुध का पूर्ण दृष्टि शनि के ऊपर, और बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि सूर्य शुक्र के ऊपर। मतलब बृहस्पति का तो पंचम नवम दृष्टि पूर्ण दृष्टि होता है, उसके साथ साथ सप्तम दृष्टि। इसलिए बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हुए एक तो एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, उसके साथ साथ तृतीय भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, एवं लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ये हम लोग दृष्टि प्रत्येक ग्रहों का एक बार एक साथ चिंतन कर सकते हैं। यहाँ कई सारे शुभ योग है। आप लोग यदि फलादेश करने लगेंगे इसी कुंभ लग्न में, कुंभ लग्न में केंद्राधिपति कौन है? शनि शुक्र सूर्य भौमा। और हम लोग जो पूर्व कक्षा में भी चर्चा किए हैं, जो लग्नेश है उसका मित्र पंचमेश और नवमेश होते हैं। जैसे यहाँ शनि लग्नाधिपति है, एवं त्रिकोण भाव का अधिपति बुध एवं शुक्र शनि का मित्र होते हैं। तो शुक्र शनि बुध ये तीनों त्रिकोण भाव का 1 5 9 का अधिपति है। इन तीनों में परस्पर में मित्रता है। प्रश्न है कर्म का। कर्म का प्रश्न में हम लोग क्या कहते हैं ना, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो और शुभ कर्म भाव के ऊपर, कर्म भाव के कारक के ऊपर, कर्माधिपति के ऊपर, तीनों के ऊपर यदि शुभ ग्रहों का दृष्टि हो, पूर्ण शुभ फल कर्म जनित हम लोग सकल फलदाह, सारे के सारे संपूर्ण शुभ फल की फलादेश हम लोग कर लेते हैं। और पाप द्रुग योग ही ना, पाप ग्रहों की दृष्टि युति नहीं हो, और कोई भी ग्रह नीचंगत व अस्तंगत ना हो। जैसे कर्म भावाधिपति भी नीचंगत अस्तंगत ना हो, कर्म भाव में जो बैठा है वो भी अस्तंगत व शत्रु क्षेत्रस्थ व नीचंगत ना हो। उस प्रकार की योग में संपूर्ण शुभ फल प्राप्ति होता है। लेकिन यहाँ शुभ ग्रह कहने से थोड़ा सा सामान्य विसंगति है। जो हम लोग विचार कर रहे हैं मंत्रेश्वर दैवज्ञ के मत के अनुसार, एक शुभ भवनों की स्वामी भी किसी भाव को देखता हो, उस भाव की समृद्धि करेगा। लेकिन यहाँ हमारे विचार से शुभ शब्द का अर्थ नैसर्गिक शुभता होना चाहिए। जैसे बृहस्पति का दृष्टि मंगल के ऊपर यहाँ है, बृहस्पति का दृष्टि कहाँ है? मंगल के ऊपर है। बृहस्पति को हम लोग नैसर्गिक रूप में शुभ ग्रह के रूप में जानते हैं। शुक्र बृहस्पति दोनों शुभ ग्रह है, परंतु इस कुंभ लग्न में मारकेश द्वितीय भाव का अधिपति बृहस्पति है, उसके साथ साथ त्रिषणाय अधिपति बृहस्पति है। त्रिषणाय के अधिपति कोई भी ग्रह हो जाए वो शुभ फल नहीं देता है। ये हम पराशरी वचन को उठा रहे हैं। शुभ ग्रह कहने से किन किन भावों का अधिपति शुभ ग्रह होता है? वो भले ही पापी हो, परंतु हमारे जो पराशर वचन के अनुसार त्रिकोणाधिपति 1 5 9 दशमेश व केंद्र के अधिपति 1 4 7 10 केंद्र के अधिपति पापक ग्रहों होने से भी वो शुभ फलप्रद होते हैं। और विशेष करके त्रिकोणाधिपति शुभ फलप्रद होता है, वह शुभ ग्रह के रूप में हम लोग उसको ग्रहण कर सकते हैं। इस कुंभ लग्न में शुभ ग्रह हम किसको किसको लेंगे? हाँ, बुध शुक्र को ले सकते हैं। और
किसको ले सकते हैं? बुध शुक्र को, क्योंकि बुध शुक्र लग्नेश का मित्र है, बृहस्पति को तो नहीं लेंगे। जैसे तुला लग्न वाले में नैसर्गिक रूप से बृहस्पति तो शुभ है, परंतु तुला लग्न में कौन से भाव का अधिपति बृहस्पति है? आवाज आ रही है मेरा? हरिओम। हाँ, तुला लग्न में यदि लग्न तुला हो जाए, बृहस्पति तृतीय स्थान का भी अधिपति है एवं षष्ठ स्थान का भी अधिपति बृहस्पति है, और तृतीय षष्ठ को त्रिषणाय को अशुभ स्थान के रूप में हम लोग गिनती करते हैं। तो बृहस्पति तुला लग्न में, बृहस्पति तो अशुभत्व कारक ग्रह हो गया ना। तृतीय षष्ठ भाव के अधिपति शुभत्व का अधिपति तो नहीं है। तो तुला लग्न में लग्नेश शुक्र अथवा तुला लग्न में दशम भाव के अधिपति चंद्रमा के ऊपर यदि बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि हो, भले ही वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, परंतु लग्न के दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति अशुभत्व कारक ग्रह है। तो बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, संपूर्ण कर्म भाव के ऊपर व चंद्रमा के ऊपर संपूर्ण शुभ फलप्रद होगा नहीं, ये विचार है। नैसर्गिक शुभ और पाप का हम लोगों को भेद भी समझना चाहिए। तो इससे विचार करें तो यहाँ मंगल के ऊपर जो पूर्ण दृष्टि गुरु का हो रहा है, जैसे तुला लग्न में हम लोग चिंतन किए बृहस्पति तृतीयेश है और षष्ठेश है, चंद्रमा कर्माधिपति, चंद्रमा कर्माधिपति के ऊपर बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि होता है तो वहां कर्म जनित शुभ फल प्रद संपूर्ण रूप में नहीं होगा। भले हम लोग जानते हैं दशम भाव का स्थिर कारक ग्रह जो है वो बृहस्पति है, कारक का दृष्टि शुभत्व होना चाहिए, कारक का युति भले ही शुभत्व ना हो, कारक का दृष्टि तो शुभत्व होना चाहिए, परंतु नैसर्गिक रूप से भले ही शुभ ग्रह है, तात्कालिक रूप में लग्न के हिसाब से बृहस्पति अशुभत्व है और अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ फलप्रद होगा। तो कर्मजनित वहां बाधा होगी क्या, ये भी प्रश्न मन में होना चाहिए आपका। मंत्रेश्वर दैवज्ञ इसी संदर्भ को यहां परिष्कार कर रहे हैं। भाव का संबंध भावाधिपति से हम लोग जब जोड़ रहे हैं, वहां नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों तरफ का मित्र हो, तभी आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। जैसे यहां शनि, लग्नाधिपति शनि और शनि का मित्र जैसे बुध एवं शुक्र को आप ग्रहण कर रहे हैं, वैसे ही जब कर्म का विचार करेंगे, कर्म को लग्न मानते हुए आपको विचार करना है। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में उसको वो परिष्कार कर रहे हैं। तत्त भाव त्रिकोणे स्वसुख मदन भे चस्पदे सौम्य युक्ते पापानां दृष्टिहीने भवन पशहिते पाप खेटैरयुक्ते भावानां पुष्टिमाहु सकल शुभकरी मन्यथा चित् प्रणाशम। मन्यथा चित् प्रणाशम मिश्रम मिश्रे ग्रहेन्द्रिः शकलमपि तथा मूर्ति भावादिकानाम। इसमें प्रसंग क्या है? जैसे तत्त भावात, जिस भाव का हम लोगों को फलादेश करना है, उस भाव को एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हम लोग लग्न मान ले। जैसे दशम भाव का विचार करना है तो दशम स्थान को हम लोग लग्न मान लेते हैं। दशम स्थान से केंद्र एवं त्रिकोण को हम लोग त्रिकोणे स्व सुख मदन, स्व मतलब खुद, सुख मतलब
चतुर्थ स्थान, मदन मतलब सप्तम भाव, आस्पद मतलब दशम भाव, सौम्य युक्ते मतलब शुभ ग्रहों का युक्ति हो। 1 2 4 5 7 9 10 स्थान में स्व सुख मदन भे त्रिकोणे, त्रिकोण मतलब 1 5 9, और स्व मतलब धन द्वितीय, सुख मतलब चतुर्थ, मदन मतलब दशम, यहां सप्तम को ही छोड़ दिया है, और आस्पद आस्पद मतलब दशम भाव। तो 1 2 4 5 7 9 10 इन स्थानों में यदि शुभ ग्रह युति हो, जैसे हम लोग कर्म का विचार कर रहे हैं कुंभ लग्न में, तो कर्म स्थान से 1 मतलब इस भाव को, 2 मतलब उससे द्वितीय स्थान को, और 4 मतलब जैसे कुंभ लग्न में लग्न स्थान को, कर्म विचार के लिए इसको भी ग्रहण करेंगे, और 5 और 9 10, 5 यहां से 5 मीन राशि हो जाएगी, 1 2 3 4 5, और 9 मतलब यह कर्क राशि होगा, ये कर्क राशि होगा, ठीक है। और दशम स्थान मतलब यह राशि। ये देखिए, एक यहां आप लोगों को एक तर्क व एक युक्ति व एक सिद्धांत पता चल रहा है। मंगल, मंगल का जो मित्र घर है यही सब घर हो रहा है। मंगल वृश्चिक लग्न दशम स्थान का अधिपति मंगल, मंगल के साथ मित्रता द्वितीयाधिपति, उसके द्वितीयाधिपति बृहस्पति, एवं लग्नेश तो ऐसे भी कुंभ लग्न का दशमाधिपति है, इसीलिए यहां लग्न को भी ग्रहण, चतुर्थ स्थान हो गया लग्न दशम स्थान के। और पंचमेश जो है वो मित्र है क्योंकि बृहस्पति है। नवमेश जो है वो चंद्रमा है, वो भी मंगल के मित्र है। और दशमेश जो है वो भी मित्र है क्योंकि वो सूर्य है। समझ रहे हैं? तो जिस भाव का हम लोग विचार कर रहे हैं उस भाव से 1 2 4 5 7 9 10 स्थान में यदि शुभ ग्रह स्थित हो, यहां शनि को शुभ ग्रह के रूप में ग्रहण करेंगे क्या, यह भी प्रश्न है। हाँ निश्चित है, क्योंकि वो चतुर्थ अधिपति है, कर्म भाव का चतुर्थ भाव का अधिपति होने के कारण ये कर्म फल के लिए, कर्म विचार के लिए शनि यहाँ शुभत्व का ग्रह है। बृहस्पति को कर्म के लिए शुभत्व का ग्रहण करेंगे क्या ना? हाँ ग्रहण करेंगे। क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? क्योंकि कर्म के लिए ये शुभ ग्रह हो गया, क्योंकि ये द्वितीयेश भी है और कर्म स्थान से पंचमेश भी है। समझ रहे हैं बात को? और क्या है ना, कर्माधिपति उससे चतुर्थ भाव में बैठा है, तो ये निश्चित लाभदायक होगा। कर्म भाव से द्वितीय स्थान में भी सूर्य शुक्र दोनों हैं, और सूर्य भी कौन से स्थान के अधिपति है ना? जो कर्म का दशम स्थान है, उस दशम स्थान के अधिपति कर्म से द्वितीय स्थान में चला गया है, ये भी शुभत्व का प्रतीक है। शुक्र अकेला बैठा है जो कर्म का सप्तमेश एवं व्यभाव का अधिपति शुक्र, कर्म स्थान का सप्तमेश है, कर्म स्थान से सप्तम भाव का अधिपति शुक्र एवं व्यभाव का अधिपति शुक्र। परंतु शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह के रूप में यदि ग्रहण करेंगे तभी लाभदायक होगा, लेकिन उतना बहुत कर्म जनित विचार के लिए हम लोग शुक्र को पॉजिटिव नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और द्वितीय दृष्टि से देखा जाए तो कर्माधिपति उससे तृतीय स्थान में रहने से, भाग्याधिपति उससे तृतीय भाव में रहने से लाभदायक होता है। तो विशेष जब कर्म का हम लोग विचार कर रहे हैं, कर्म फल का विचार कर रहे हैं, वहां ये कह रहे हैं तत्तद भावा त्रिकोणे स्वसुख मदन भे चास्पदे सौम्य युक्ते। यहाँ कर्म भाव से इन स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हैं
और पापानाम दृष्टिहीन, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है। यहां मंगल को हम लोग पाप ग्रह के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, शनि को पाप ग्रह के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शनि लग्नेश है और कर्म का दशमेश है। जब हम लोग किसी भी भाव का प्रसंग व किसी भी भाव का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, वो यजमान हम लोगों को प्रश्न पूछा है क्या, ना कर्म जनित प्रश्न, तभी हम लोग क्या करेंगे ना, कर्म को लग्न मानते हुए 12 भावों का एक बार चिंतन करेंगे। भावानाम दृष्टिहीन ए पापानाम दृष्टिहीन, पाप ग्रहों का दृष्टिहीन है। भवन पशहिते, भाव का अधिपति यदि उस स्थान में बैठा हो, पाप खेटे रयुक्ते, और उस भाव में यदि पाप ग्रह स्थित ना हो, भावानाम पुष्टिमाहु, उस भाव का पुष्टि हुष्ट पृष्ट फल व शुभ अशुभ अत्यधिक शुभ फल को आपको फलादेश कहना चाहिए। सकल शुभ करी अन्यथा चेत प्रणाशम, यदि अन्यथा होगी, विपरीत होगा, उससे विपरीत होगा, मतलब इन स्थानों में शुभ ग्रह नहीं बैठे हो, पाप ग्रहों की स्थिति हो जाए, तो उस भाव का विनाश कहना चाहिए। प्रणाशम मतलब उस भाव का विनाश कहना चाहिए। मिश्रम मिश्रे ग्रहेन्द्री, यदि मिश्रित हो, कुछ शुभ ग्रह भी बैठा है, जैसे यहाँ शुक्र बैठा है सूर्य के साथ में, दसम स्थान से द्वितीय स्थान में शुक्र बैठा है, और शुक्र यहाँ शुभ ग्रह दसम स्थान के लिए नहीं है, भले ही लग्न के लिए वो शुभत्व है, परंतु दसम भाव के लिए वो शुभत्व नहीं है, तो हम यहाँ मिश्रित फल भी कह सकते हैं। कर्म प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसमें भी कुछ विसंगति भी होने की संभावना है। कब कब होगी उसका दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा देख के ही हम लोग फलादेश करेंगे। तो प्रसंग फिर से आप यहाँ बृहस्पति को शुभ ग्रह के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तभी कर्म प्रसंग में तो बृहस्पति का क्या अशुभत्व का प्रभाव रह गया, ये भी मन में प्रश्न आता होगा। अशुभत्व का प्रभाव बृहस्पति का किसके लिए है, ना शनि के लिए है, क्योंकि लग्नेश शनि के लिए बृहस्पति घातक है, दशमेश मंगल के लिए बृहस्पति घातक नहीं है। समझ रहे हैं? जब बृहस्पति की दशा अंतरदशा अथवा प्रत्यंतरदशा चल रहा होगा, बृहस्पति मारकेश मारक स्थान में स्थित होने के कारण, ये द्वितीय प्रबल मारकेश होता है। प्रबल मारकेश गुरु भले ही वो शुभ ग्रह है, उसको यहाँ केंद्राधिपति दोष नहीं है, बढ़िया मित्र के घर में बैठा है, और बृहस्पति सूर्य के घर में, सूर्य बृहस्पति के घर में, इन दोनों में एकादशाधिपति सप्तम में, सप्तमाधिपति एकादश में, इन दोनों में स्थान विनिर्मय योग है, बढ़िया योग है। परंतु बृहस्पति का जो अशुभत्व का मारकेश का दशा अंतरदशा के समय में शारीरिक कष्ट होने की संभावना होगी, अकस्मात कोई विपत्ति आने की संभावना होगी, कर्म प्राप्ति होगा, कर्म जनित धन प्राप्ति भी होगा, परंतु बृहस्पति की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा इसके लिए नुकसानदायक होगा। कौन सा नुकसान है, ना मारकेश का प्रभाव होगा। यदि अल्पायु के समय में बृहस्पति की दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रहा हो, मृत्यु तुल्य कष्ट होने की संभावना वहां होगी। समझ रहे हैं? बृहस्पति की महादशा सूर्य की अंतरदशा चल रहा हो तो लाभ होगा, पत्नी जनित भी धन लाभ होगा, भाग्योदय का भी कारण बन जाएगा। व्यवसाय, क्योंकि सप्तम से व्यवसाय का विचार करते हैं, वाणिज्य व्यवसाय करेगा तो निश्चित लाभ होगा। उसके बाद भी मारकेश का जो प्रभाव है, आकस्मिक विपत्ति आने की जो प्रभाव है, वो घटेगी ही घटेगी। ये प्रसंग है, इसको हम लोगों को विचार करना है। कोई भी भाव हो, उस भाव को हम लोगों को क्या मानना है, एक लग्न मानना है, और उससे बाकी विचार करना है क्या, ना 12 भावों का। उसको लग्न मानते हुए उससे 12 भावों का विचार करना है। जैसे
पूर्व कक्षा में हम लोग जब चिंतन कर रहे थे सूर्य को, सूर्य पितृकारक ग्रह है, पितृ संबंधी विचार करने के लिए सूर्य जहां बैठा है उसको लग्न मानते हुए 12 भावों का चिंतन कर रहे थे। चंद्रमा मातृकारक ग्रह है, माता की सुख दुख, माता के और बाकी कुटुंब इत्यादि परिवार जनों से संबंध विचार करने के लिए चंद्रमा को लग्न मानते हुए चंद्रमा से 12 भावों का विचार कर रहे थे। उसी प्रकार के प्रसंग है यह विचार। जब हम लोग कुंभ लग्न की चिंतन करते हैं वहां केंद्राधिपति शनि शुक्र सूर्य मंगल, सूर्य मंगल एक पक्ष है, इन दोनों में परस्पर में, ये सूर्य अग्नि तत्व कारक ग्रह है, मंगल भी अग्नि तत्व कारक ग्रह है। सप्तमेश एवं दशमेश इन दोनों में परस्पर में मित्रता होती है, परंतु शनि शुक्र ये दोनों अपर पक्ष है, इन दोनों में परस्पर में मित्रता है। सूर्य के साथ शनि का भी मित्रता नहीं है, ना शुक्र का भी मित्रता है ना। तो इसी कुंभ लग्न में नवमेश और दशमेश, नवमेश और दशमेश कौन है? नवमेश शुक्र, दशमेश मंगल। ये दोनों का यदि कोई संबंध हो, मतलब मंगल शुक्र में परस्पर में संबंध हो, तो वो संबंध कभी भी उत्तम फल योग नहीं होगा। हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं हमेशा केंद्र त्रिकोण के संबंध से राजयोग उत्पन्न होता है, लेकिन इस पक्ष में नहीं। मंगल शुक्र में मित्रता नहीं होती है। एक अग्नि तत्व और दूसरा जल तत्व, अग्नि को बुझाने के लिए काम कौन आता है? ना पानी। शत्रु होता है, अग्नि के साथ जल का शत्रु संबंध है। तो केवल मंगल शुक्र का संबंध दृष्टि युति अथवा स्थान विनिमय, ये जो संबंध होगा, वा केंद्र संबंध हो वा त्रिकोण संबंध हो, जितने प्रकार के हम लोग संबंध अभी तक पढ़े हुए हैं, मंगल के साथ शुक्र का कुंभ लग्न में जो संबंध है वो राजयोग को उत्पन्न नहीं करेगा। उसके साथ और किसी का भी, दूसरे किसी का संबंध होना चाहिए। हाँ, शनि का हो जाए, बुध का हो जाए, दोनों मतलब शनि बुध शुक्र ये तीनों के साथ साथ मंगल का संबंध हो जाए तो वहां राजयोग उत्पन्न हो सकता है। केवल मंगल शुक्र का जो संबंध है वो शुभ फलप्रद नहीं होगा। हम लोग अभी तक जो विषय संबंध पढ़े हुए हैं, सबसे प्रमुख विषय क्या है ना, शुक्र जब भी व्यभाव में बैठता है वो अत्यधिक लाभप्रद रहता है, मतलब आध्यात्मिक और सुखप्रदायक ग्रह वहां शुक्र होता है। और शयन सुख भी प्रदान करता है शुक्र व्यभाव में रहने से, परंतु इस कुंभ लग्न में नहीं। क्यों? क्योंकि कुंभ लग्न में वह क्या है? योग कारक ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। चतुर्थेश एवं नवमेश शुक्र यदि व्यभावस्थ हो जाए, भाग्य का चतुर्थ स्थान में व्यभावस्थ हो जाए, तभी वहां भी व्यय करता है, हानिप्रद रहता है, तो योग कारक नहीं बना सकते हैं वहां। यदि इसी कुंभ लग्न में सूर्य शुक्र दसम स्थान में हो और सूर्य शुक्र के साथ राहु भी स्थित हो, सूर्य और शुक्र राहु ये तीनों यदि दसम स्थान में हो और इन तीनों के ऊपर बृहस्पति का भी दृष्टि हो जाए, पूर्ण दृष्टि हो, तो वहां बृहस्पति की जो दशा होगी वो शुभ फलप्रद होगी। जितना हम लोग विचार करते हैं राहु बृहस्पति की दृष्टि, गुरुचंडाल दोष, अशुभ फल, हानि फल, ये विचार करते हैं, लेकिन वो सही में घटित नहीं होता है। यदि
सूर्य, शनि का लग्नाधिपति शनि है, शनि का शत्रु सूर्य है, परंतु सूर्य, शुक्र, राहु, राहु का भी शत्रु सूर्य है। सूर्य, शुक्र, राहु दशम स्थान में स्थित है। जो सूर्य सप्तमेश है और शुक्र भाग्येश है, ये दोनों जब एक साथ मिलकर दशम स्थान में बैठ जाते हैं ना, वहां विवाह के उपरांत भाग्योदय का कारण बन जाता है। समझ रहे हैं बात को? और शुक्र सप्तम भाव का कारक है, सप्तम भाव का कारक सप्तमेश के साथ मिलके बैठ जाए। और राहु केतु ये दोनों तमोग्रहु यदभावगतु यदभावेशेन संयुतु तत्तत् फलम प्रबलो, जिस भाव में बैठ जाए, जिस भाव के अधिपति के साथ मिलके बैठे, उस भावजन्य फल को वृद्धि करवा देते हैं। तो यदि सूर्य, शुक्र और उनके साथ राहु भी स्थित हो जाए और बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि हो जाए, जैसे यहां राहु भी हो एवं बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि हो जाए। बृहस्पति यहाँ कर्क राशि में उच्चस्थ होने से भी पूर्ण दृष्टि, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि उसका पूर्ण दृष्टि होगा। इस प्रकार के लक्षण में विवाह उपरांत निश्चित भाग्योदय होगा और बृहस्पति के दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा में ही योग फल प्राप्ति होने की आशंका बहुत है। समझ रहे हैं बात को? एक विपरीत राजयोग का चर्चा हम किए थे किसी कक्षा में, आप लोगों को याद होगा, जो त्रिकभाव के अधिपति के द्वारा विपरीत राजयोग उत्पन्न होता है। जैसे इस कुंभ लग्न में लग्नेश तो शनि है, शनि लग्नेश के साथ साथ व्यभाव का भी अधिपति है। पंचमेश बुध है और शनि के साथ मित्रता बुध का है, और पंचमेश के साथ साथ ये अष्टमेश भी बुध है। और बुध जो कन्या राशि है वो बुध का मूल त्रिकोण राशि है, इसीलिए मिथुन कन्या में यदि कंपेयर करें तभी तुलनात्मक अध्ययन करने से बुध का जो अधिक फलप्रद रहता है वो कन्या राशि का होता है। और विपरीत राजयोग क्या है ना, यहां देखिए जैसे षष्ठेश अष्टम में बैठा हुआ है चंद्रमा, और अष्टमेश बैठा है व्यभाव में, और व्यभाव का अधिपति बैठा है षष्ठ स्थान में। शनि बुध का परस्पर दृष्टि है और शनि का भी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है। हम लोग ऐसे भी विचार करते हैं किसी भी कुंडली में शनि का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो जाता है तो बड़ा अरिष्ट योग होता है, शारीरिक कष्ट होता है, बचपन में ही शिशु का मृत्यु होता है, उस तरह के अशुभ फलादेश करते हैं। समझ रहे हैं या सब लेफ्ट हो गए? आप लोग हैं, सुन रहे हैं? चलिए, वहां बालारिष्ट का योग बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कक्षा मेरा लगभग 4-5 दिन के बाद वालारिष्ट एक प्रज्ञा भारतम में मैं पढ़ाता हूँ, वालारिष्ट कोर्स है, उसमें कई सारे विषय चर्चा हो गया है। वो त्रिपता की चक्र, गुरुपता की, केतुपता की चक्र, वारिष्ठ विचार करने के विषय वो चर्चा हो चुका है। लेकिन बालारिष्ट अध्याय जो बृहद जातक का है, वराह मिहिराचार्य कृत बृहद जातक के बालारिष्ट अध्याय है, एवं जातक पर्यात उस ग्रंथ का बालारिष्ट अध्याय को मैं पढ़ाऊंगा। लगभग 15 कक्षा उसमें मैं लूंगा बालारिष्ट के ऊपर। बालारिष्ट अरिष्ट होना और अरिष्ट का भंग होना, ये दोनों वहां चर्चा होगी। तो शनि का दृष्टि अष्टमस्थ चंद्रमा के ऊपर पूर्ण दृष्टि हो जाने से भी बालारिष्ट योग होता है, परंतु यहां होगी क्या, ये भी प्रश्न है। इसी कुंभ लग्न में यहां विपरीत राजयोग उत्पन्न हो रहा है शनि, चंद्रमा और बुध के द्वारा। जैसे लाभेश
एवं धनेश बृहस्पति है और लग्नेश के साथ युति है और अष्टमेश से पूर्ण दृष्टि है और व्ययभाव के अधिपति के साथ भी युति है। मतलब लाभाधिपति व्ययाधिपति एक साथ मिलके बैठे हैं और क्या है ना, अष्टमेश जो अशुभत्व का अधिपति है उसका दृष्टि है। और द्वितीय पक्ष में देखा जाए इसी कुंभ लग्न में शनि लग्नेश है और बुध पंचमेश है। जब भी हम लोग विचार करते हैं जो क्या कलानिधि योग के बारे में, द्वितीय यदि बृहस्पति से संबंध रख रहा हो, द्वितीय पंचमेश लग्नेश और आपका जो क्या नवमेश और एकादश का अधिपति 2 5 9 11 1 1 2 5 9 11 इन चारों का अधिपति, 4-5 भावों का अधिपति में परस्पर में यदि संबंध हो जाए, वहां अच्छा विद्वान व्यक्ति होता है, कलानिधि योग बनता है, तीक्ष्ण बुद्धि युक्त होता है, गणित विद्या में पारंगत होता है और विद्वान भी होता है, कई सारे शास्त्र ज्ञाता भी होता है, ज्योतिष विद्या शास्त्र में पारंगत होता है, गणित विद्या के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र में भी पारंगत होता है। और शनि यांत्रिक विद्या बुद्धि प्रदायक ग्रह होने के कारण जो टेक्निकल, जो कंप्यूटर व संगणक इत्यादि कई सारे यांत्रिक ज्ञान भी रखता है। तो बृहस्पति शनि बुध, ये बृहस्पति शनि की युति और बुध का पूर्ण दृष्टि भले ही वैभाव में है और वैभाव के अधिपति के साथ इसका जो संबंध है वो एक पक्ष से अशुभत्व है और दूसरे पक्ष में शुभत्व है। तो किसका हम लोग विचार करें? ना शुभत्व का विचार करें। क्यों? धनहीनता होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति उच्चस्थ है। यदि षड में स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, जो बल विचार हम लोग करते हैं, बल विचार में बृहस्पति बलवान हो, अकेला बृहस्पति बलवान हो जाने से सारा जो अशुभत्व का हम लोग दो पक्ष हो गया ना, एक शुभत्व का पक्ष जो एक अशुभत्व का पक्ष, वहां सब खंडन, अशुभत्व का पक्ष ही खंडन हो जाएगा। वहां बृहस्पति का शनि का युति, अशुभत्व का प्रभाव, वहां भले ही शारीरिक कष्ट होगी, हमेशा संपूर्ण शुभत्व की ओर विचार हम लोग नहीं कर सकते हैं। मंगल लग्न में बैठा है, मंगल ऐसे भी एक क्रूर ग्रह है नैसर्गिक रूप में, भले दशमेश है उसके बाद भी तृतीयेश है, लग्न में मंगल बैठना और शनि के घर में बैठना ये भी हानिप्रद रहता है। और भी कई लक्षण है। हम लोग जो पार्श्वगामिनी दृष्टि का भी विचार करते हैं, जैसे यहाँ चंद्रमा का दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर है और बृहस्पति शनि का दृष्टि कहाँ व्यभाव के ऊपर है, उससे भी लग्न क्या है, आक्रांत रहता है। लग्न आक्रांत से भी चंद्रमा यदि शुभ स्थान का अधिपति नहीं है तभी यहाँ लग्न शारीरिक कष्ट युक्त रहता है। जैसे हम कर्तरी योग भी विचार करते हैं, लग्न से द्वितीय द्वादश में पापक ग्रह रहने से पापकर्तरी और शुभ ग्रह रहने से शुभ कर्तरी का विचार करते हैं, वैसे ही पार्श्वगामिनी दृष्टि का भी प्रभाव होता है। शारीरिक असुस्थता एक पक्ष है और धन आना, धन उपार्जन होना वो द्वितीय पक्ष है। यहाँ धन की उपार्जन निश्चित है यदि बृहस्पति बलयुक्त है। इसमें सूर्य यदि ये दिवा जन्म है या रात्रि में जन्म है, कैसे जानेंगे? सूर्य दशम स्थान में रहने से कौन से समय में जन्म होगा?
मध्याह्न काल में जन्म होगा, है ना। सूर्य दशम भाव में रहने से मध्याह्न काल में जन्म होगा, और चंद्रमा सूर्य से 11वें घर में रहने से कृष्ण पक्ष के जन्म है। वो सब विचार भी बहुत पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। कोई प्रश्न है तो, जिज्ञासा है तो प्रश्न करें, नहीं तो मैं बहुत बोल चुका हूं आज। यदि इसी प्रकार शनि शुक्र लाभ स्थान में धनु राशि में बैठेंगे, वहां भी योग होगा। शनि शुक्र बुध तीनों परस्पर में युति अथवा दृष्टि अथवा कोई भी प्रकार का संबंध रख रहे हो तो वहां भी योग बनेगा। इसी प्रकार प्रसंग को लेके आप लोग क्या कीजिए ना, कुंभ लग्न की 10 कुंडली कम से कम अपने जीवन में 10 हर लग्न की कुंडली इकट्ठा कीजिए, और उस लग्न के आधार पे क्या उस व्यक्ति का फलादेश हो रहा है उसको एक एनालिसिस करने से भी आपका अभ्यास होगा। और यदि आपको वैसे कुछ कुंडली प्राप्त हो रहा है मुझे भी दीजिए, मैं भी उसको अभ्यास करूंगा। हाँ, कोई किसी के मन में कोई प्रश्न हो व जिज्ञासा हो करें, नहीं तो कक्षा को ही विराम दे रहे हैं। ठीक है, नमस्ते नमस्ते, ठीक है, चलिए धन्यवाद है सबको।